उच्चतर माध्यमिक स्तर के 2 पाठों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैंने जो पहला पाठ चुना है आप लोगों के लिए वह है जिजीविषा की विजय। और शिक्षार्थियों यह बहुत ही प्रेरणादायक और मन को उद्वेलित करने वाला पाठ है, क्योंकि इस पाठ में कैलाश चंद्र भाटिया जो इसके लेखक हैं, उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का शब्द चित्र उकेरा है जो अपंगता के शिकार हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी शारीरिक अक्षमता को ताक पर रखकर जीवन में सफलता अर्जित की। वह व्यक्ति थे डॉक्टर रघुवंश, और उनका पूरा व्यक्तित्व और कृतित्व इसमें नजर आएगा आपको। और इस पाठ को समझने के पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के व्यक्ति जो अक्षम होते हैं किसी न किसी रूप में, उनको अब दिव्यांग के रूप में जाना जाता है। और ऐसे व्यक्ति को हमें समानुभूति के साथ देखना चाहिए। हमारी दृष्टि उनकी गुणवत्ता, उनके व्यक्तित्व पर आधारित होनी चाहिए, न कि उनकी अक्षमता को देखना चाहिए। और यह पाठ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर इसलिए भी रखा गया है कि जीवन कौशल जो हमें जीवन सिखाते हैं, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है समानुभूति का। अर्थात हमारी जैसी भावनाएं हैं उसी तरह की भावनाएं दूसरे के प्रति भी रखना। आपके और हमारे सबके जीवन में इस तरह के कुछ न कुछ लोग जरूर मिलते हैं जो अक्षमता के शिकार होते हैं, और उनमें जो गुणवत्ता होती है वह गुणवत्ता काबिले तारीफ होती है। जैसे आपने बहुत से नेत्रहीन लोगों को देखा होगा कि वो संगीत में बहुत ही निपुण होते हैं, या वे भाषण कला में बड़े निपुण होते हैं। ज्ञान का एक अथाह सागर उनके अंदर होता है अगर वो ये शिक्षा के क्षेत्र में हैं। तो इस तरह के बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, और आप इस पाठ को पढ़ें और उसके बाद अपने आसपास के लोगों में देखें कि अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो अपनी दृष्टि को बदलें और आप उनकी जो विशेषताएं हैं उसको देखकर ग्रहण करने की कोशिश करें। शिक्षार्थियों, यह पाठ एक बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार और विचारक डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व पर आधारित है, और जैसा कि इसके शीर्षक में बताया गया है, जिजीविषा की विजय, अर्थात जीने की इच्छा जो उनके अंदर थी उसकी विजय हमेशा हुई। उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से, अपनी शारीरिक कमजोरियों पर विजय पाई और जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए साहित्य के क्षेत्र में। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इस पाठ का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है कि विकलांगता पर समाज की दृष्टि का आप विवेचन कर सकेंगे। दूसरा है, विकलांगता के बावजूद डॉक्टर रघुवंश के संकल्प और अध्यवसाय पर टिप्पणी कर सकेंगे। तीसरा है, डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व और कृतित्व का संक्षिप्त परिचय दे सकेंगे। चौथा है, शारीरिक अशक्तता के प्रति करुणा, दया और सहानुभूति के स्थान पर सहयोग, अधिकार और समझदारी का महत्व बता सकेंगे। अगला है, विकलांगों में आत्मनिर्भरता उत्पन्न करने के गुर बता सकेंगे। और उसके बाद संस्मरण की भाषा और शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे, और संस्मरण विधा के स्वरूप को स्पष्ट कर उनके आधार पर पाठ की समीक्षा कर सकेंगे। तो इन विशेषताओं के आधार पर ही इस पाठ की रचना की गई है। इसमें आप देखेंगे कि मूल पाठ के साथ इस पाठ की पूरी व्याख्या मिलेगी आपको,
और अगर आप उसे ध्यान से पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि परीक्षा में आपको किसी प्रश्न के उत्तर में दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम मूल पाठ के मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। इसमें लेखक कैलाश चंद्र भाटिया ने अपना संस्मरण शुरू किया है डॉक्टर रघुवंश के जीवन से, और यह बताया है कि उनके मन में समाहित जो जीवन लालसा थी उसकी वजह से ही आचार्य डॉक्टर रघुवंश के रूप एक विद्वान के रूप में, एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। उसके बाद लेखक अपनी पहली भेंट का उल्लेख करते हैं। भारतीय हिंदी भाषा परिषद जयपुर के अधिवेशन में उनसे मुलाकात हुई थी और शिक्षार्थियों उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पैर से निरंतर लिखता चला जा रहा है। तब उन्हें आश्चर्य हुआ और अन्य विद्वानों से जब उनका परिचय हुआ तो उन लोगों ने उनकी कई विशेषताएं बताई। डॉक्टर रघुवंश ने एमए हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों में किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जहां वे अध्ययन कर रहे थे वहीं पे प्राध्यापक बन गए। और उन्होंने, लेखक ने यह भी देखा कि हिंदी परिषद की जितनी बैठकें होती थीं उनकी सभी रिपोर्टिंग डॉक्टर रघुवंश ही करते थे। तो इस तरह का एक सक्रिय व्यक्तित्व देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। और उन्होंने यह भी बताया है कि डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जैसे विद्वानों ने उनके व्यक्तित्व को बहुत ही निखारा। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि लेखक के मन में विचार आता है कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसने रघुवंश को विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की एक ललक पैदा की। और उसके बाद उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का भी जिक्र किया है जिसका विषय रखा गया था मन क्या है, और देश विदेश के विद्वानों ने काफी गंभीर चर्चा की और उसमें बताया कि मन के 3 लेयर होते हैं, नववल्लक, वत्सल और सर्पिल। और आगे उन्होंने बताया कि अतीन्द्रिय अनुभवों के केंद्र मन में ही शायद डॉक्टर रघुवंश ने विचार कर लिया था कि उन्हें जीवन भर लेखन का कार्य करना पड़ेगा। और वे यह भी कहते हैं कि बहुत से लोगों को देखा जिनके हाथ पांव सब कुछ ठीक है लेकिन शायद वे इतना लेखन कार्य नहीं कर सके। इसलिए वे सिद्ध करते हैं कि मन की मजबूती की वजह से ही डॉक्टर रघुवंश सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित हुए। इसके बाद शिक्षार्थियों लेखक जो हैं मन के स्वरूप पर चर्चा करते हैं और वे कहते हैं कि यह मन ही तो है जिसमें चाह है, लक्ष्य है, वहीं उसमें पवित्रता, कोमलता और प्रियता है। उनका नव उत्साह से भरा मन हमेशा लेखन कार्य और सेवा में रमता था और हर प्रकार की स्वच्छता की भावना उनके स्वभाव का अभिन्न अंग बन गई थी। इसके अलावा उन्होंने यह भी जिक्र किया है कि रहन सहन और व्यक्तित्व में जितनी स्वच्छता उनके जीवन में थी वह वास्तव में दुर्लभ है। यहाँ लेखक ने यह भी बताया है कि उनका मजबूत जो मन है और संकल्प शक्ति है जिसकी वजह से वे शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी हमेशा सक्रिय बने रहे। और यहाँ डॉक्टर रघुवंश की जो सृजनात्मक क्षमता थी
उसका भी उल्लेख किया गया है। और उन्होंने बताया है कि जब हिंदी साहित्य कोश का निर्माण हो रहा था तो डॉक्टर रघुवंश संपादक मंडल में थे और उन्होंने अपनी योजकता, आत्मविश्वास, आत्मबल, कर्तव्य निष्ठा के कारण इस कार्य को संपन्न किया। और उन्होंने उनके जीवन के जुझारू रूप को भी चित्रित किया है, विद्रोही रूप को चित्रित किया है। उन्होंने संपादक के तौर पर भी कार्य किया और त्रैमासिक पत्रिका क ख ग को उन्होंने प्रारंभ किया। लेखक ने बताया है कि यह जो त्रैमासिक था वह इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसमें बड़े बड़े लोगों के लेख छपने लगे। और एक लेख का तो पूरा उन्होंने संदर्भ विस्तार से दिया है। वह लेख था नए राष्ट्र और वर्तमान की चुनौती। और इसमें उन्होंने बताया कि अगर हमारा देश आगे बढ़ना चाहता है तो उसे दूसरे देशों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि इस देश को अपनी स्वतंत्र रेखा खींचनी होगी और बौद्धिक पराधीनता से मुक्त होकर अपनी निजी प्रतिभा का अन्वेषण करना होगा और अपने निजी वैशिष्ट्य के बिना विकास की संभावना पर विचार ही नहीं किया जा सकता। तो इसका उल्लेख उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उनकी जो लेखनी में ताकत थी, उनकी लेखनी में जो एक नया विचार तत्व दिखाई देता है, उसकी ओर उल्लेख करना चाहते हैं। उसमें वास्तव में बौद्धिक जागरूकता थी। और डॉक्टर रघुवंश का जो विचारक रूप था उसका जो स्पष्ट चित्रण एक और कृति में दिखाई देता है, वह है मानव पुत्र ईसा, जीवन और दर्शन। इस कृति में ईसा की दया, करुणा और क्षमा को भारतीय परंपरा से संपृक्त कर व्याख्या करने का प्रयास किया गया है और मनुष्य जाति के कल्याण के लिए और विश्व की भलाई के लिए उसमें जो महत्वपूर्ण बातें थीं उनका उल्लेख डॉक्टर रघुवंश ने किया। डॉक्टर रघुवंश को अनेक सम्मानों से समादृत किया गया। बिड़ला ट्रस्ट ने शंकर पुरस्कार दिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि यह पूरा जो पाठ है वह डॉक्टर रघुवंश के गुणों पर आधारित है, उनकी विशेषताओं पर आधारित है। अगर हम संक्षेप में देख लें कि यह एक संस्मरण विधा है और उस विधा के आधार पर इस पाठ में क्या क्या विशेषताएं हैं, तो पहली जो विशेषता होती है संस्मरण की वह है संस्मरणात्मक अभिव्यक्ति। अर्थात किसी व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण पक्षों को उद्घाटित किया जाता है। यहाँ डॉक्टर रघुवंश के जीवन के अनेक पक्षों को उकेरा गया है और रघुवंश को किस प्रकार से जीवन में अलग अलग दायित्व मिले और उन्होंने बखूबी उसे संभाला, इसका सुंदर चित्रण यहाँ किया गया है। संस्मरण की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता होती है घटनाओं की सत्यता और चरित्र का स्पष्टीकरण। तो शिक्षार्थियों, यहाँ आप देखेंगे कि जो भी घटनाएं यहाँ उद्धृत की गई हैं वह अनुभूत सत्य हैं और उनमें डॉक्टर रघुवंश के बाह्य और आंतरिक सभी गुणों का स्पष्ट चित्रण भी दिखाई देता है।
जैसे जैसे आप पाठ पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डॉक्टर रघुवंश का जो चरित्र है वह उजागर होता जाता है। उनकी संकल्प शक्ति, उनका सौम्य व्यक्तित्व, कर्मयोगी प्रवृत्ति, आत्मविश्वासपूर्ण कार्य करने की क्षमता, आगे बढ़ने की क्षमता, विद्रोही और जुझारू प्रकृति उनकी, यह सब कुछ उनमें दिखाई देता है। तो उस आधार पर भी यह संस्मरण बहुत ही सफल है। तीसरा तत्व है आत्मीयता तथा तटस्थ दृष्टि। यहाँ आप देखेंगे कि प्रोफेसर कैलाश चंद्र भाटिया वास्तव में डॉक्टर रघुवंश के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते हैं और अपनी अनुभूत जो घटनाएं थीं उसको एक एक कर वह खोलते जाते हैं और वह बताना चाहते हैं कि किस तरह से डॉक्टर रघुवंश ने विभिन्न क्षेत्रों में अपनी लेखनी से कमाल किया। उन्होंने अनेक वर्षों तक अनुशीलन पत्र का संपादन किया। पत्रों का संग्रह उनका प्रकाशित हुआ जेल और स्वतंत्रता नाम से। एक विचारक के रूप में त्रैमासिक पत्रिका क ख ग को उन्होंने बहुत ही भव्य रूप दिया। उसके अलावा मानव पुत्र, ईशा, जीवन और दर्शन जैसी कृति के माध्यम से उन्होंने ईसा मसीह के दर्शन को लोगों तक पहुंचाया। तो इस तरह से पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को लेखक ने उजागर किया है। अगला तत्व है रोचक भाषा शैली। आप देखेंगे कि इस संस्मरण की भाषा बहुत ही सरल है और उसमें रोचकता आपको जगह जगह विद्यमान आएगी और पढ़ते पढ़ते आपको ये लगेगा कि जैसे चित्र सामने खड़ा हो गया हो और हम सभी उनके सुदृढ़ मानसिक बल से प्रभावित होते हैं। यहाँ पे तरह तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तटस्थ, निकटस्थ, संगोष्ठी, पर्यवेक्षण, अभिक्रिया, तो तत्सम, तद्भव, हर तरह के शब्द आपको यहाँ पे मिलेंगे। और जो शैली है यहाँ वह भावात्मक और व्याख्यात्मक शैली आपको मुख्य रूप से मिलेगी। और अगर आप कुल मिलाकर इस पाठ को देखें तो यह जो पाठ है वह हमारे लिए एक जीवन दर्शन प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी अगर मानसिक रूप से सबल होकर आगे बढ़े तो सफलता उसके चरण चूमेगी। और यह पाठ आप लोगों के लिए भी बहुत ही प्रेरणादायक है। आपके जीवन में भी अगर कोई चुनौतियां आती हैं तो आप इस पाठ से एक सबक ले सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए अपने कदम हमेशा चलाते रहें। और अक्षमता भी हो अगर किसी तरह की तो वह भी बाधक नहीं बनेगा। तो हम यहाँ इस चर्चा को समाप्त करते हैं और दूसरे भाग में हम निबंध पर बात करेंगे। शिक्षार्थियों और श्रोताओं, आप सुन रहे थे अभी हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम पर चर्चा। और अभी जैसा कि हमने बताया कि आज इस पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम में हम 2 विषयों पर बात करेंगे। तो हमारा जो पहला विषय जो था वो था जिजीविषा की विजय, और ये एक संस्मरण था। आपको ये संस्मरण सुना रहे थे हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर NIOS डॉक्टर BK राय। लौटते हैं अपने दूसरे विषय के साथ अब से थोड़ी ही देर बाद। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग खोल रहा है तमाम ग्रामीण, पिछड़े, असहाय एवं बेरोजगार युवाओं के लिए संभावनाओं के असीम द्वार। यहाँ 6 महीने से लेकर 2 साल तक के 80 से ज्यादा कोर्सेज हैं। कृषि, गृह विज्ञान, स्वास्थ्य, पैरामेडिकल, कंप्यूटर के साथ साथ अन्य व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक पाठ्यक्रम। न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, अधिकतम की कोई सीमा नहीं। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nios.ac.in या संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-180-9393 पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की मुक्त विद्या वाणी और रेडियो वाहिनी 91.2 मेगाहर्ट्ज पर। चलते हैं अपने लाइव पर्सनल कांटेक्ट प्रोग्राम के दूसरे विषय की तरफ, और हमारा जो हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित जो दूसरा विषय था वो था निबंध कैसे लिखें। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर बीके राय, असिस्टेंट डायरेक्टर NIOS से। सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चर्चा में। और जो दूसरा विषय है कि निबंध कैसे लिखें, इस पर भी हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। जी शिक्षार्थियों, निबंध लिखने की जो कला है इस पर कभी व्यापक चर्चा की नहीं जाती। सामान्य तौर पर शुरू से ही प्रश्न पत्र में निबंध लेखन का कोई न कोई एक प्रश्न जरूर होता है, लेकिन हम समझते हैं कि इसके लिए अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है। लेकिन वास्तव में इसका अपना एक सिद्धांत है, इसके अपने नियम हैं, उन सभी को जानना जरूरी है, तभी आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। और निबंध आप समझ लें कि पहली कक्षा से लेकर और प्रतियोगी परीक्षाओं तक जरूरी होता है। इसलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम यहाँ चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बताया जाए कि निबंध लेखन में किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि अपने भावों और विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करना ही निबंध है। यह एक लिखित अभिव्यक्ति है जिसमें हमारी रचना शक्ति, सृजन शक्ति का परिचय मिलता है। इसमें भाषा का शुद्ध और परिमार्जित रूप व्यक्त होता है, साथ ही हमारे विचारों को स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा विषय को एक सूत्रता में पिरोने का जो कौशल है उसे भी विकसित किया जाता है, और भाषा और शैली में निखार होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो निबंध की विशेषताएं हैं। अगर निबंध की परिभाषा को देखें तो निबंध शब्द बना है नी और प्लस बंध, जिसका अर्थ हो गया अच्छी तरह से बंधा हुआ। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि निबंध में व्यक्त किए गए जो भाव या विचार हैं वे एक दूसरे से श्रृंखलाबद्ध होते हैं और इसकी भाषा विषय के अनुकूल होती है। इसके माध्यम से नपे तुले शब्दों में ही हम अधिक से अधिक बातें कह जाते हैं। अच्छे निबंध की विशेषताओं में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। उसमें विषयों की कसावट, प्रभावशाली भाषा और विषयानुकूलता। कसावट का अर्थ है कि अच्छी तरह से बंधा होना चाहिए निबंध। ज्यादातर हम क्या करते हैं कि मन में जो भी विचार आ रहा है उसे लिखते चले जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें कम अंक क्यों मिले। असल में निबंध लिखने के पहले आपको उसकी एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए और एक पैराग्राफ में एक विचार को रखते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आपके भाव और विचार निश्चित क्रम में नहीं जुड़े होंगे तो वह प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि आपके पास अगर विचार भी हों, अगर शब्द भंडार नहीं हो, आपके पास अच्छी तरह से प्रस्तुति करने की कला नहीं हो, तो आप एक अच्छा निबंध नहीं लिख सकते हैं। इसलिए आपकी भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए और प्रभावशाली भाषा के लिए आपको अलग अलग तरह की अभिव्यक्तियों को भी सीखना होगा। व्याकरणिक दृष्टि से भी शुद्ध होनी चाहिए भाषा। निबंध लिखते समय आवश्यकता अनुसार आपको उदाहरण देना चाहिए, सूक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, मुहावरे लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।
तीसरी बात यह है कि निबंध की भाषा विषय तथा विचारों के अनुकूल होनी चाहिए। सरल और सरस भाषा के साथ साथ मुहावरेदार भाषा, जैसा कि मैंने बताया, और आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। लेकिन मान लें कि आपके सामने कोई गंभीर विषय या साहित्यिक विषय आता है, तो उस समय भाषा का स्वरूप बदल जाएगा। उस समय तत्सम शब्दावली भी आ जाएगी और साहित्यिक भाषा का भी प्रयोग करना पड़ेगा। अगर विषय भाव प्रधान है तो आपकी भाषा भावात्मक हो जाएगी, और विचार प्रधान है तो उसमें चिंतन मनन और तर्क वितर्क की अधिकता होगी। तो ये सारी विशेषताएं अगर आपके निबंध में हैं तो आप एक अच्छा निबंध लिख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि निबंध के अंग कौन कौन से होते हैं। सामान्य तौर पर निबंध के 3 अंग माने जाते हैं। पहला प्रस्तावना या भूमिका, दूसरा मुख्य अंश या विषय वस्तु का विवेचन, और तीसरा उपसंहार। सबसे पहले प्रस्तावना पे हम देखते हैं कि निबंध के प्रारंभ में जो एक भूमिका तैयार की जाती है उसको प्रस्तावना कहते हैं। यह प्रस्तावना रोचक और विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनर का ध्यान या कोई भी देखने वाला हो उसका ध्यान पहले अनुच्छेद पर जाता है, और कोई भी यह देखने की कोशिश करता है कि प्रस्तावना में संक्षेप में सारी बातें आ गई हैं कि नहीं। इसलिए थोड़े शब्दों में निबंध के मुख्य विषय को स्पष्ट करना चाहिए। उसमें एक तरह से वह आधार तैयार करता है, और उसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो उसका मुख्य अंश आता है, और इस मुख्य अंश में आपकी जो विषय वस्तु है उसका विवेचन किया जाता है। सामान्य तौर पर जो भी विषय निबंध का दिया जाता है उसको हमें 4-5 अनुच्छेदों में विभक्त कर लेना चाहिए, और यह ध्यान में रखना चाहिए कि आपके विचार तर्क संगत हों, भाषा प्रभावशाली हो। और जैसा कि मैंने बताया कि अपनी बात की पुष्टि के लिए अलग अलग क्षेत्र से उदाहरण लिए जाने चाहिए, तभी वो निबंध जो है प्रामाणिक होता है और हमारी जो एक दृष्टि है उसको भी स्पष्ट करता है। तीसरा निबंध का हिस्सा है उपसंहार। यहाँ मुख्य रूप से निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। कभी कभी लेखक अपना विचार या प्रतिक्रिया भी व्यक्त करता है, लेकिन निबंध का अंत इस प्रकार होना चाहिए कि उसका स्थायी प्रभाव पाठक पर पड़े, और मुख्य रूप से एक अनुच्छेद में ही इसे समाप्त करना चाहिए। इसके अलावा उपसंहार को सुसंगठित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, और कोशिश ये करें कि उसमें लोकोक्तियों और सूक्तियों का प्रयोग न रहे। इसके बाद निबंध की रूपरेखा पर हम चर्चा कर लेते हैं। निबंध की रूपरेखा 2 तरह से बनाई जाती है, एक तो विस्तृत रूपरेखा और दूसरा संक्षिप्त रूपरेखा। यदि आपको विस्तृत रूपरेखा तैयार करनी है तो उसमें सभी महत्वपूर्ण तथ्य, घटनाएं, विचार, उद्धरण सब कुछ शामिल करना होगा, और अगर आपको केवल मुख्य बिंदु लिखना है तो संक्षिप्त रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो आपके जो अध्ययन सामग्री आपकी है उसमें कुछ विषयों की रूपरेखाएं तैयार की गई हैं जिसे आपको अभ्यास करना चाहिए।
एक और महत्वपूर्ण बात है विषय सामग्री का चुनाव। आप देखेंगे कि आपके प्रश्न पत्र में 4 से 5 विषय दिए जाते हैं, उनमें से एक विषय पर आपको निबंध लिखना होता है। तो विषय वस्तु चुनते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि उस विषय के बारे में आपका ज्ञान कितना है, क्योंकि हर विषय पर हर व्यक्ति नहीं लिखना चाहेगा। तो इसलिए अपने अनुभव, ज्ञान और निरीक्षण के आधार पर विषय का चुनाव करना चाहिए। जैसे अगर कोई भावात्मक निबंध आता है, पुस्तक की आत्मकथा, तो यहाँ आपकी निरीक्षण क्षमता, कल्पना, भावुकता और अनुभूति की सहायता के आधार पर निबंध लिखना होगा। अब हम संक्षेप में देख लेते हैं निबंध के प्रकार। तो निबंध के मुख्य प्रकार हैं वर्णनात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, भावात्मक निबंध और आलोचनात्मक या साहित्यिक निबंध। वर्णनात्मक निबंध में जैसे आपको किसी त्योहार पे निबंध लिखने को दिया गया, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, तो यह वर्णनात्मक निबंध होगा। इसमें आप वर्णन करते हैं घटनाओं का। यहाँ सूचना की प्रधानता होती है और आपकी जो जानकारी है उसका पूरा एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। जैसे गणतंत्र दिवस का उदाहरण दिया गया है, तो आपको जो भी उसके बारे में मालूम है उसका पूरा विस्तृत विवरण आप इसमें प्रस्तुत करेंगे। दूसरा है विचारात्मक निबंध। इसके अंतर्गत जो हमारी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे साहस, उत्साह, श्रद्धा, घृणा, उसी तरह से सामाजिक विषय हैं, राष्ट्रीय एकता, विश्व बंधुत्व, ये सभी निबंध विचारात्मक हैं। इसमें चिंतन की प्रधानता होती है और किसी भी समस्या का सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है इसमें। इसीलिए आप देखेंगे कि समस्या का जो पक्ष है और विपक्ष, उन दोनों के लिए तर्क प्रस्तुत करना जरूरी है। जैसे आप मान लें कि भारत में जनसंख्या वृद्धि समस्या के रूप में भी इसको ले सकते हैं और एक जनसंख्या को शक्ति के रूप में भी ले सकते हैं। आपको इन दोनों में तर्क प्रस्तुत करने होंगे, तभी जाकर आपका निबंध पूर्ण रूप से सफल निबंध कहा जाएगा। तीसरा है भावात्मक निबंध। भावना प्रधान विषयों पर लिखे गए निबंध भावात्मक निबंध हैं। जैसे वसंतोत्सव या बुढ़ापा, मेरे सपनों का भारत, अगर इस तरह का विषय आता है तो यहाँ देखें कि आप कल्पना का आधार लेंगे। जैसे कई बार आता है, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, या नदी की आत्मकथा, ये सब उसी तरह के विषय हैं। यहाँ आपके व्यक्तित्व की झलक दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ निबंध की भाषा बहुत ही कोमल होगी, सरस होगी, काव्यात्मक होगी और आप अपनी सूझबूझ और कल्पना के सहारे उस विषय को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपके पाठ में दिया गया है फूल की आत्मकथा के बारे में, उसको आप देखें कि किस तरह से उसे प्रस्तुत किया गया है। जो चौथा है वह है साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध। अब आप देखें कि साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते आपको एक निबंध दिया जा सकता है किसी भी रचनाकार के बारे में या किसी काव्य की विधा के बारे में। इसमें ललित निबंध भी आते हैं। तो इनकी भाषा काव्यात्मक और रसात्मक होती है और इनके जो पढ़ते हैं हम तो कविता जैसा आनंद आता है। जैसे ललित निबंध आपने पाठ में पढ़ा होगा, कुटज, इस तरह के निबंध आजकल बहुत लिखे जा रहे हैं और आप भी अपने
लेखन में ललित निबंध को शामिल कर सकते हैं। इनमें जो भाषा होती है उसमें विचार और कल्पना का प्राधान्य होता है, और एक आलोचनात्मक निबंध आपको दिया गया है, जैसे कबीर की काव्य साधना। यहाँ कबीर के बारे में पूरा विवरण आपको लिखना होगा, और उनका जो रचना कर्म है, उनकी जो साहित्यिक विशेषताएं हैं, उन सभी को आपको यहाँ प्रस्तुत करना होगा। तो इस तरह से शिक्षार्थियों, इस निबंध के पाठ में हमने कोशिश की कि आपको इसके महत्वपूर्ण पक्षों को उजागर किया जाए, और आपने देखा कि निबंध में भावों और विचारों को किस प्रकार एक निश्चित क्रम में श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और निबंध की भाषा, उसकी जो भावना है उसके अनुरूप होती है, उसमें कसावट होती है, उसकी प्रभावशीलता होती है, और निबंध लेखन के समय हमको विभिन्न स्रोतों से जो हमारा ज्ञान है उसको प्रस्तुत करना होता है। निबंध के हमने अंग के बारे में भी जाना और इसके प्रकार के बारे में भी जाना। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और निबंध लिखते समय अगर सिद्धांतों को आप अनुसरण करते हैं इनका, तो निश्चित रूप से एक अच्छे निबंध की सृष्टि कर सकेंगे। तो आज हमने 2 पाठों पर चर्चा की, और अगले कार्यक्रम में किसी अन्य 2 पाठों पर हम बात करेंगे। शिक्षार्थियों, श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम, और हम आज 2 विषयों पर हमने बात की। हमारा जो पहला विषय था वो था जिजीविषा की विजय, ये एक संस्मरण था। इसके बाद आपने जाना कि निबंध कैसे लिखें। इस विषय पर हमारे विशेषज्ञ थे NIOS में असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर BK राय। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी चर्चा की, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।